नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सरकारी फॉर्म का विघटन फॉर्म 2, जिसमें हम जानेंगे इसमें सरदार का दिवालिया होना, दिवालिया होना, जिसमें आप पूरे अध्याय पढ़िएगा। इसमें केवल दिवाले संबंधित मतलब बेसिक है, जो चैप्टर है केवल दिवाले संबंधित है। इसमें हम कुछ दिवाला संबंधित जानेंगे। पिछले जो आपने पढ़ा था फॉर्म 1, उसमें केवल फॉर्म का समापन किया गया था, फॉर्म का अंत किया गया था। लेकिन इस चैप्टर में हम फॉर्म का अंत के साथ साथ एक पार्टनर जो है वो दिवाला होगा और कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सरदार का दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, जान लीजिए। सरदार के दिवालिया होने का मतलब क्या होता है कि वह जो सरदार होता है वो अपने दायित्व को, अपने ऋण को या अपने पूंजी की कमी को चुकाने में, भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया लगाकर उसको क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया से आपको यह स्पष्ट समझ लीजिए कि जो सरदार दिवालिया हो जाता है यानी कि वो अपने पूंजी की कमी, अपने लाभ हानि या फिर अपने ऋण को चुकता करने में, भुगतान करने में असक्षम हो जाता है, ये सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान जाता है। इसमें 1932 देखिए दिवालिया जो होता है, दिवालिया को जो दिवालिया उसके बारे में जानने के लिए हम 2 पॉइंट से पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट होगा तो वो होगा कि एक सरदार का दिवाला अथवा कुछ सरदार का स्वक्षम्य और अन्य दिवालिया हो। पहला हम जानेंगे पॉइंट कि यदि एक सरदार दिवालिया हो या उससे और जो उसमें बचे जो सरदार हैं तो वो क्या हो, स्वक्षम्य यानी भुगतान करने, अपने जो ऋण है, अपनी जो कमी है, अपनी जो लॉस है, जो पूंजी कमी, उसको भुगतान करने की क्षमता रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ए, बी और सी क्या है, पार्टनर है, ए, बी और सी, जिसमें से ए क्या हुआ बाबू, दिवालिया घोषित हो गया। ये क्या हुआ, दिवालिया घोषित हो गया। बाकी बी और सी क्या है, इसमें इन लोगों के पास पूरी क्षमता है कि अपने ऋण और अपने पूंजी की कमी को भरपाया कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फर्म का दिवाला अथवा जब सभी सरदार दिवालिया हो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने पहला पॉइंट जाना। दूसरा पॉइंट होता है बाबू कि कोई भी सरदार किसी भी फर्म में यदि सरदार हो, यदि सभी सरदार दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है, जब सभी सरदार क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, उस समय क्या होगा, तो उस समय देखिए जब सभी सरदार दिवालिया हो जाएंगे, ये फर्म है, यहाँ पर मान लीजिए फर्म है, इसमें सब माल है, इसमें फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। जब ये तीनों जब दिवालिया हो जाएंगे, तीनों अपने फर्म के दायित्व को भुगतान नहीं कर पाएंगे, अपनी पूंजी कमी को नहीं भरपाया कर पाएंगे, अपने लॉस को नहीं भरपाया कर पाएंगे, गारंटी के साथ मतलब पूरा निर्धारित क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, दिवालिया हो जाएंगे ना। जब ये दिवालिया हो जाएंगे इस वजह से कोई बचेगा फर्म चलाने के लिए नहीं, इसलिए फर्म भी क्या हो जाएगा, दिवाला हो जाएगा। इसके पूरे संपत्तियों को बेचा जाएगा, पूरे संपत्तियों को, जो संपत्ति है, जो दायित्व है, उसको बेच कर संपत्तियों का दायित्व को भुगतान किया जाएगा, और जो बचेगा वो पार्टनर को देंगे और कैपिटल कमी को भुगतान किया जाएगा। उसके बाद से अब चलिए हम पहुँचते हैं भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 42 के तहत। ठीक है, कितना बाबू, 1932 की धारा 42 के अनुसार, 1932 की धारा 42 के अनुसार। ठीक है, इसमें देखिए धारा 42 के अनुसार जब पहुंचेंगे तो इसमें कहता है, इस एक सरदार के क्या कहता है बाबू, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक सरदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का अंत हो जाता है। क्या होता है, एक फर्म के दिवालिया हो जाने पर क्या होता है, फर्म का अंत हो जाता है। अतः क्या कहता है, अतः जब एक सरदारी फर्म का अंत किसी सरदार के दिवालिया होने का कारण होता है, तो इसका अभिप्राय है कि दिवालिया सरदार
फर्म के प्रति अपने दायित्व को, अपने पूंजी की कमी को, अपने हिस्से की हानि को भुगतान करने में, चुकता करने में क्या है, असमर्थ है, समर्थ नहीं है, तो उसी को उससे क्या करते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ आगे जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? आगे जानेंगे कि ये दिवालिया, जो दिवालिया सरदार है उसकी कमी को पूरा किस प्रकार किया जाता है। तो कमी किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहला जो पॉइंट है वो है सरदारी संलेख। सरदारी संलेख। देखिए यदि कोई एक सरदार दिवालिया होता है, जैसे हमने बताया ABC, जिसमें ये क्या हुआ है, दिवालिया हुआ है, तो ABC में ये दिवालिया होता है, तो फर्म को चलाने के लिए जो पार्टनर दिवालिया हुआ है उसके कमी को जो बाकी जो पार्टनर बचे उसको तो भुगतान करना पड़ेगा, तभी तो फर्म आगे बढ़ेगा ना, तभी तो उसका व्यापार जारी रहेगा, व्यवसाय कंटिन्यू करेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पूछ जाता है कि कौन भुगतान करेगा और किस अनुपात में भुगतान करेगा। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट होता है सरदारी संलेख के अनुसार। यदि सरदारी संलेख में व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रारंभ में ही यदि सरदारों के बीच तय हुआ है कि जो पहले पार्टनर दिवालिया हो जाता है उसके कमी को किस अनुपात में, किस रूप में उसको बांटा जाएगा, उसी प्रकार बांट लेते थे। लेकिन एक दूसरा पॉइंट आता है, यदि सरदारी संलेख उस पर नहीं हो, सरदारी संलेख यानी मौन हो, तब क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एक ब्रिटिश सरदारी अधिनियम 1890 की धारा 44 के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार बाबू? 44 के अनुसार। उसमें देखिए, उसमें पहले क्या होता था कि पहले के जो थे वो क्या करते थे कि अपने लाभ हानि जो अनुपात था, लाभ हानि अनुपात था, उसमें जो सरदार दिवालिया थे उसके कमी को बांट लेते थे। किंतु 1903 से पहले मैंने 1890 के आसपास ऐसा ही बांट लेते थे। लेकिन जब 1903 ईस्वी के जब आया उसके बाद एक केस आया था, वो था गार्नर बनाम मरे, गार्नर बनाम मरे, ये 1903 में केस आया जो सभी को हिला कर रख दिया। इसमें एक जज आए जिनका नाम था जस्टिस जायस, जिन्होंने एक निर्णय लिया इस पे, मतलब किस अनुपात में बांटा जाए, किस अनुपात में नहीं बांटा जाए, इस पे निर्णय उन्होंने दिया। उससे व्यापार की जो एक सूरत होती है वो बिल्कुल बदल गई। उस समय से क्या उन्होंने क्या बयान दिया कि दिवालिया सरदार की कमी को, जो दिवालिया सरदार की कमी होगा उसको जितने भी स्वक्षम्य सरदार हैं, यानी कि जितने भुगतान करने की क्षमता जो सरदार के पास है वो लोग हैं, वो क्या करेंगे बाबू? वे लोग सरदार द्वारा विघटन के दिन, मतलब जो स्वक्षम्य सरदार है उनके द्वारा विघटन के ही दिन अंतिम पूंजी का अनुपात में क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, या अंतिम पूंजी के अनुपात में उन लोगों के बीच बांट दी जाएगी। ठीक है, तब से यह निर्णय लागू हो गया और यह जो घटना था वह किस नाम से जाना गया? गार्नर बनाम मरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलिए हम गार्नर बनाम मरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें गार्नर, ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया जो गार्नर, ये गार्नर था, गार्नर, मरे एवं बिकिंस जो थे क्या थे? तीनों ही पार्टनर थे। क्या थे बाबू? पार्टनर थे। गार्नर, मरे और बिकिंस पार्टनर थे। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, गार्नर, मरे एवं बिकिंस क्या थे बाबू? पार्टनर थे। लेकिन इन्होंने जब व्यापार शुरू किया था
तीनों का पूंजी जो था असमान थे, यानी कि कुछ कम था, किसी ज़्यादा था, किसी कम था, किसी ज़्यादा था, तीनों का मतलब एक समान नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम जो लाभ हानि जो अनुपात है, जो लाभ हानि बांटेंगे वो हम सब एक अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। जब एक अनुपात की बात आया, यानी कि समान अनुपात में बांटेंगे, जब समान अनुपात में बात आया तो भाई ठीक। लेकिन आगे चल के 1903, ठीक है, 30 जून 1900 को न्यायालय द्वारा इनके जो व्यवसाय थे उसको विघटन करने का आदेश आया। लोगों ने विघटन भी किया, किंतु उस समय क्या हुआ, जो विकेश था वो दिवालिया हो गया। जो विकेश था वो क्या हुआ, दिवालिया हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकारी अधिनियम 1890 के 44 के तहत, ठीक है, सॉरी पहले इधर देख लेते हैं हम। जब उन्होंने फर्म बंद करने कर दिया तो बंद तो हो गया फर्म, लेकिन जो विकेश था वो अपने दायित्व को चुका नहीं पाया। तो यहाँ पे पॉइंट उठा कि पूंजी तो असमान है, लाभ हानि अनुपात एक समान है, तो इन लोगों को भुगतान कैसे किया जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले इन लोगों के बारे में कुछ बेसिक है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 30 जून 1900 जब न्यायालय द्वारा विघटन का हुआ ना, तो इसमें तीनों पार्टनर जब विघटन कर दिए तो उन्होंने कैपिटल कुछ इस प्रकार था। उन्होंने जितने भी फर्म से बेचकर जो बिक्री किए उसके जो भी पैसा प्राप्त हुआ, जो भी मूल्य प्राप्त हुआ, पॉन्ड में पॉन्ड चलता था, पॉन्ड था, तो पॉन्ड जो प्राप्त हुआ उसको क्या किया इन लोगों ने, उसको लेकर जो क्रेडिटर्स था उनका भुगतान कर दिया। लेकिन जो सरकार थे उनका शेष देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं बची। जब पर्याप्त राशि नहीं बची तब इन्होंने क्या किया, उनका देखिए उनका कैपिटल इस प्रकार था। पूंजी देखिए, पूंजी गार्नर बनाम गार्नर और मरे का पूंजी 2500 और 314 था, और जो कैश था इनका 1916 पाउंड था, और विकेश जो था ये ओवरड्रॉ बने 263 पाउंड, ये भी उसका मतलब ओवरड्रॉ कैपिटल था, और वसूली की हानि 635 पाउंड। लेकिन अगर ये तो चाहते जब विकेश दिवालिया तो ब्रिटिश सरकारी अधिनियम 1890 के 44 के तहत ये लोग क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, तो विकेश के 263 पाउंड को पूंजी की कमी वसूली पर हानि की तरह मानी जा सकती थी। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार नहीं की। अगर हानि मान लेते तो कुल हानि इस प्रकार हो जाता, 635 पाउंड और 635 जो हानि था और 263 उसका 898 पाउंड हुई, जिससे 106 में जो सारे सरदार थे वो भरपाई कर सकते थे, अपने को बराबर अनुपात में भरपाई कर सकते थे। लेकिन उस प्रकार नहीं हुआ। तो ऐसा करने पर अगर ऐसा कर लेते वो लोग तो फिर आता मरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि जो मरे का जो कैपिटल था कितना था, 314 पाउंड था, ठीक है, 314 पाउंड। और जब मान लीजिए जब 800 दोनों को जोड़ेंगे तो 898 पाउंड हुआ, 898 पाउंड के 1/2 भाग में करते हैं लोग तो कितना 449 पाउंड होता है, जिसमें फिर क्या था कितना 314 ही था। तो देखिए इन लोग 449 में 14 करते 14 जामा 135 पाउंड इसको शेष देना पड़ जाता, तो भी अपने घर से लाकर देना पड़ता, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर विवाद कैसे हुआ, क्योंकि जब गार्नर को देखा गया तो गार्नर कितना पूंजी था, 2500 था, लेकिन 2500 पाउंड 29 में 449 पाउंड जमा कर देता, इसको 2051 पाउंड इसको वापस मिल सकते थे। ध्यान दीजिए, इसको कितना 2051 पाउंड इसको वापस मिलता। और विवाद यहाँ से आया कि ये मरे बोला कि भाई हम 314 पाउंड जमा कर 335 पाउंड घर से लाएंगे, और ये जो गार्नर है इसको 2051 पाउंड क्यों दिया जाएगा, जब व्यवसाय से तो व्यवसाय से ही दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या हुआ, हंगामा पैदा हुआ। यहीं से इसको सुलझाने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में लेकर आएंगे इससे आगे और अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।